नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 31 दिसंबर शिफ्ट के पेपर के इंग्लिश पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड ने सीटेट दिसंबर 2021 में कुल 23 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया था, जिसमें से ये 11वें शिफ्ट का पेपर है। अगर आप 23 शिफ्ट के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 121 से 128 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि ये होती है कि पहले आप प्रश्नों को देख लीजिए, फिर पैराग्राफ पढ़िए। उससे फायदा ये होगा कि जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे तब आपको उसका उत्तर तुरंत क्लिक करेगा, चूंकि आपने प्रश्नों को पहले देख लिया है। और साथ ही साथ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। कई बार ऑनलाइन परीक्षा में अभ्यर्थियों के पास समय नहीं बचता पैराग्राफ पढ़ने के संदर्भ में, तो ऐसे प्रश्न 2 से 3 प्रश्न आते हैं जो कि ग्रामर बेस होते हैं। तो अगर डायरेक्टली आप प्रश्नों पर जाएंगे तो उन प्रश्नों को कम से कम आप हैंडल कर पाएंगे, भले ही आपके पास समय कम है। तो चलिए, यहाँ पर चूंकि अगर इंग्लिश के पैराग्राफ को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करने लगूँ तो आप लोग का बहुत ज़्यादा समय व्यतीत हो जाएगा। इस वजह से डायरेक्टली हम लोग प्रश्नों पर चलेंगे और उसका उत्तर डायरेक्टली हम लोग पैराग्राफ में ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, पैरा 1 डील्स विथ द कॉज ऑफ द थॉ इन हिमालयन रीजन। और दूसरा दिया गया है, पैरा 2 प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन टू डील विथ इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 में क्या मेंशन किया गया, उसका थीम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है और उसके बाद से इन ऑप्शंस में से आपको चुनना है। पहला पैरा देखिए, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द आइस इन हिमालयाज एंड हिंदू कुश रीजन विल मेल्ट दिस सेंचुरी एज टेम्परेचर राइज। जिस प्रकार से तापमान में वृद्धि हो रहा है उसके हिसाब से इस सेंचुरी में यानी इस सदी में हिमालय और हिंदू कुश के लगभग 1/3 बर्फ पिघल जाएंगे। डिसरप्टिंग रिवर यानी कि जो गड़बड़ नदी का प्रवाह है, वाइटल मतलब महत्वपूर्ण है, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स फ्रॉम चाइना टू इंडिया, वो अनाजों के उत्पादन के लिए, बढ़ोतरी के लिए चाइना से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये साइंटिस्ट का मानना है। तो पहला पैरा जो है वो बर्फ के पिघलने से संबंधित है। दूसरा पैरा देखिए, वास्ट ग्लेशियर मेक द हिंदू कुश हिमालय रीजन विच इज होम टू द वर्ल्ड हाइएस्ट पीक टॉप्ड बाई माउंट एवरेस्ट एंड K2, और थर्ड पोल बिहाइंड अंटार्कटिका एंड आर्कटिक रीजन दे सेड। यानी कि जो दूसरा पैरा है इसमें हिंदू कुश का और हिमालय रीजन के सबसे उच्च पहाड़ी माउंट एवरेस्ट के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे पैरा में क्या चर्चा किया गया, माउंट एवरेस्ट यानी सबसे ऊंची पहाड़ी के बारे में चर्चा किया गया है। अब फिर से आते हैं प्रश्न पर। दिया गया था पहला पैरा जो है वो डील विथ द कॉज ऑफ द थॉ इन हिमालय रीजन, यानी कि पहला जो पैरा है वो हिमालय रीजन में, थॉ मीन्स होता है पिघलना, बर्फ के पिघलने के बारे में कहा गया है, तो ये विकल्प बिल्कुल सही है, यानी ये ट्रू हो गया। दूसरा देखिए, पैरा 2 प्रोवाइड्स सॉल्यूशन टू डील विथ द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो जो पैरा 2 था वो हाईएस्ट पीक के बारे में चर्चा कर रहा था, माउंट एवरेस्ट के बारे में चर्चा कर रहा था, ना कि सॉल्यूशन के बारे में बता रहा था। तो ये विकल्प आपका गलत हो गया, यानी ए सही है, बी गलत है। दिए गए विकल्प में देखिए ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द हिमालयाज एंड हिंदू कुश रीजन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, यानी कि ऑथर के अनुसार हिमालय और हिंदू कुश रीजन यानी क्षेत्र महत्वपूर्ण क्यों है। तो दूसरे पैराग्राफ में यहाँ पर मेंशन किया गया था, इट हैज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी इस हिमालय और हिंदू कुश रीजन में है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट सपोर्टेड बाय द एविडेंस इन द टेक्स्ट, यानी कि दिए गए पैराग्राफ में कौन सा प्रमाण के साथ सपोर्ट नहीं किया गया, किस स्टेटमेंट का सपोर्ट नहीं किया गया प्रमाण के साथ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला विकल्प देखिए, यही आपका उत्तर है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2015 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट विल रिड्यूस राइजिंग टेम्परेचर। यहाँ पर ये लाइन मेंशन तो किया गया है लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं दिया गया कि किस प्रकार से ये सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला विकल्प ही पॉजिटिव था और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच पैराग्राफ डील विथ द कॉज यानी कारण एंड इफेक्ट यानी प्रभाव ऑफ द थॉ मीन्स होता है पिघलना, इन द हिमालय रीजन। तो पहले ही पैराग्राफ में मेंशन किया गया था इसके बारे में कि हिमालय और हिंदू काशी में इस सदी में 1/3 बर्फ पिघल जाएंगे, पहले ही उसमें पैराग्राफ में मेंशन किया गया था। ठीक है,
क्यों पिघल जाएंगे? क्योंकि टेम्परेचर की बढ़ोतरी हो रही है। तो कॉज भी है और इसका इफेक्ट भी है, दोनों मेंशन किया गया था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। इफेक्ट ये था कि जो चाइना से भारत तक यहाँ पर खेती की जाती थी नदियों पर आश्रित होकर के, वो सब कुछ प्रभावित होगा, तो ये इफेक्ट था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 पैराग्राफ 1 में ये सभी चीजें मेंशन की गई थी, ऑप्शन 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड बेयर एज यूज्ड इन पैसेज पैरा 3। तो पैराग्राफ 3 में एक वर्ड आया हुआ है बेयर, तो इसका कौन सा मिलता जुलता शब्द है अर्थ के सेंस में आपसे पूछा जा रहा है। बेयर का मतलब होता है नंगा, और यहां पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2 नेक्ड मतलब भी होता है नंगा, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड हार्म एज यूज्ड इन पैराग्राफ 6। तो पैराग्राफ 6 में एक वर्ड आया हुआ है हार्म, इसका विलोम शब्द आपको बताना है। तो हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? फायदा पहुंचाना, यानी बेनिफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस, यानी कि दिए गए वाक्य में एक अंडरलाइन किया हुआ शब्द है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है आपसे पूछा जा रहा है। इसी प्रश्न की मैं चर्चा स्टार्टिंग में कर रहा था। देखिए ये प्रश्न ग्रामर बेस है, इसके लिए पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो अगर आप प्रश्नों को पहले देखेंगे तो इन सभी प्रश्नों को बिना पैराग्राफ पढ़े ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका कुछ समय बच जाता है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, रिवर फ्लोज आर वाइटल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि फसल उगाने के लिए नदी का प्रवाह महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए यहाँ पर वाइटल का पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जा रहा है। वाइटल किसकी विशेषता बता रहा है? महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? नदी का बहाव महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर नदी क्या है? नदी नाउन है, और नाउन की जो विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, यानी कि वाक्य के किस पार्ट में गलती है। देखिए इस प्रश्न को भी सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये ग्रामर बेस्ड प्रश्न है। ठीक है, दिया गया है, इफ वी विल बी लेट दे विल बी एंग्री। तो यहां पर देखिए पहले ही पार्ट में गलती है, वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाएगा, ना कि विल का। तो ऑप्शन नंबर ए में ए पार्ट में गलती है, तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 129 से 135 तक भी दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था, तो इसको भी हम लोग उसी प्रकार से हैंडल करेंगे जैसे पहले वाले पैराग्राफ को हमने देखा था। पहले प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद से पैराग्राफ में उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस पर आधारित जो पहला प्रश्न पूछा गया था आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, द ऑथर डिसाइडेड टू शिफ्ट टू द माउंटेन्स बिकॉज, यानी कि जो कवि है वो पहाड़ों पर शिफ्ट होने का डिसाइड यानी निर्णय क्यों लिया। यहाँ पर इसका उत्तर देख सकते हैं, पार्टली बिकॉज आई लव माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट्स एंड पार्टली बिकॉज आई वॉन्टेड टू डिवोट मोर टाइम टू राइटिंग, यानी कि वो पहाड़ों को पसंद करता था और वह राइटिंग के लिए डिवोटेड था, इस वजह से वो माउंटेन पर शिफ्ट होना चाहते थे। तीसरा विकल्प देखिए, ही लव्ड माउंटेन्स एंड वांटेड टू हिज राइटिंग वर्क, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्हाट लिफ्टेड द राइटर्स ड्रूपिंग स्पिरिट इन द डिजर्ट हीट, यानी कि जो रेगिस्तान थे उसके तपती गर्मी में लेखक की झुकी हुई आत्मा को क्या उठा लिया। पैराग्राफ 2 में इसका उत्तर मेंशन किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब वो डिजर्ट में घूम रहा था तो वो हल्का सा डिस्करेज हुआ, क्यों? क्योंकि हीट की वजह से, ओवर हीट की वजह से। लेकिन एक छोटे से पेड़ ने, देखिए लिखा है, आई सा अ ट्री जस्ट अ स्मॉल क्रूक्ड ट्री शिमरिंग इन द डिस्टेंस एंड सीइंग इन देयर ऑल बाई इटसेल्फ। तो उस पेड़ को, छोटे से पेड़ को देख करके वो प्रोत्साहित हुआ। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 देखिए, अ सिंगल क्रूक्ड ट्री स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव इन द डिजर्ट, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द राइटर वाज फिल्ड विथ लव एंड एडमिरेशन फॉर, यानी कि जो लेखक है वो किसके प्यार और प्रशंसा से भरा हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। दूसरे पैरा में इसका उत्तर मेंशन किया गया है। देखिए दूसरे पैरा में हम लोग किसकी बात कर रहे थे? डिजर्ट में एक छोटे से पौधे के बारे में बात कर रहे थे जो कि अकेला वहां पर सर्वाइव कर रहा था उस डिजर्ट में, यानी रेगिस्तान में। और इसके आगे यहीं पर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। देखिए, आई वाज फिल्ड विथ लव एंड एडमिरेशन फॉर इट, यानी कि उस छोटे से पौधे के लिए प्रशंसा और प्यार उसके लिए, उसके दिल में भरा हुआ था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 देखिए, द स्मॉल क्रूक्ड ट्री स्टैंडिंग एलोन इन द डिजर्ट, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, द फ्रेज अ बिट ऑफ हेवन इन पैराग्राफ 3 मीन्स समथिंग। तो पैराग्राफ 3 में जो बिट ऑफ हेवन मेंशन किया गया वो जो प्रकृति की खूबसूरती थी और उन सभी चीज़ों को जो राइटर है वो इंजॉय कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, रियली इंजॉयबल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ द सेम मीनिंग एज द वर्ड क्रूक्ड इन द पैसेज
पैरा 2। तो यहाँ पर पैरा 2 में एक वर्ड क्रूक्ड यूज किया गया है। क्रूक्ड का मीनिंग, सेम मीनिंग किस शब्द से आ रहा है आपसे पूछा जा रहा है। क्रूक्ड का मीनिंग होता है टेढ़ा या फिर मुड़ा हुआ। तो देखिए इंग्लिश में ट्विस्टेड का मतलब भी होता है टेढ़ा होना या फिर मुड़ा हुआ होना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड सडन एज यूज्ड इन द पैसेज पैरा 3। यानी पैरा 3 में एक वर्ड यूज किया गया सडन, जिसका हिंदी में मतलब होता है अचानक। तो अचानक का विलोम क्या होगा? धीरे धीरे। तो यहाँ पर देखिए ग्रेजुअल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। यानी कि किस पार्ट में, इस दिए गए वाक्य के किस पार्ट में गलती है। तो यहाँ पर देखिए फार्मर्स एंड गार्डनर्स हैव बीन बैडली अफेक्टेड बाय द ड्रॉट। यानी कि जो फार्मर्स हैं और जो गार्डनर्स हैं वो सूखे की वजह से बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए हैव बीन के बाद आपका वर्ब आना चाहिए। वर्ब इसमें क्या है? अफेक्टेड है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो पहले होना चाहिए फार्मर्स एंड गार्डनर्स हैव बीन अफेक्टेड बैडली बाय द ड्रॉट होना चाहिए। ठीक है, तो पार्ट सी में गलती है, इस वजह से देखिए दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चॉम्स्की प्रपोज्ड द एजम्पशन दैट। यानी एजम्पशन का मतलब होता है धारणा, यानी कि चॉम्स्की ने कौन सी धारणा प्रस्तुत की थी। तो देखिए नॉम चॉम्स्की जो थे वो भाषा बच्चे किस प्रकार से अर्जित करते हैं या फिर सेकंड लैंग्वेज किस प्रकार से सीखते हैं, इसके बारे में सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि बच्चों में ये जन्मजात कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है कि वो लैंग्वेज को सीख पाएं। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, चाइल्ड इज बॉर्न विथ इनेट का मतलब जन्मजात, लैंग्वेज लर्निंग कैपेसिटी, यानी कि भाषा को सीखने के लिए उनमें जन्मजात कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। ये नॉम चॉम्स्की के द्वारा बताया गया था, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी फोकस ऑन। यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी किस पर फोकस करती है। सबसे पहले कोऑपरेटिव लर्निंग को अगर हिंदी में बात करें तो ये सहयोगात्मक अधिगम होगा। अब सहयोगात्मक अधिगम का मतलब क्या हुआ कि किसी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, अधिगम करने के लिए कोई दूसरा जो उसका समकक्षी है मदद कर रहा होगा, तभी तो सहयोगात्मक होगा। तो दिए गए ऑप्शंस में देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर देख सकते हैं, स्टूडेंट हेल्पिंग वन अनदर टू लर्न। यानी कि सीखने के लिए एक जो छात्र है वो दूसरे छात्र की मदद कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द राइटिंग एज ए प्रोसेस। यानी कि लेखन को एक प्रक्रिया के तौर पर निम्न में से कौन सा सही है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए लेखन की बात करनी है तो लेखन जब भी कोई एस्से राइटिंग करता है या फिर किसी टॉपिक पे लिखता है तो सबसे पहले एक फ्रेमवर्क बनाता है कि मैं इसमें ये हेडिंग डालूंगा। उसके बाद से उसके अंदर का कंटेंट सोचता है कि इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, यानी उसकी बॉडी क्या रहेगी। ठीक है, उसके बाद से वो एक बार जो भी चीज़ें वो सोचा हुआ है, हेडिंग के अंदर जो कंटेंट सोचा हुआ है उसका वैलिडेशन करता है कि क्या ये सभी चीज़ें तार्किक रूप से ठीक हैं अथवा नहीं। और अगर उसको कुछ कमी लगती है तो उसमें वो एडिट करता है। यानी कि ये क्या है, बार बार रिपीट करने का प्रोसेस है, रिकर्सिव प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, राइटिंग प्रोसेस जो होता है वो रिकर्सिव होता है, यानी कि पुनरावृत्ति के संदर्भ में रिकर्सिव वर्ड यूज किया गया है, बार बार एक तरीके से रिपीट करना। अब देखिए वो पहले एक तरीके से पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर लिया था, फिर उसने फिर से देखा कि कहीं कुछ गलती तो नहीं है, फिर उसमें सुधार किया, फिर से देखा कि कहीं कुछ गलती तो नहीं है। फाइनल जो लिखने से पहले वो इस प्रकार की रिपीटिशन करता है और इसी को अंग्रेजी में रिकर्सिव बोलते हैं, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर 2 राइटिंग इज रिकर्सिव इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रिंट रिच इन्वायरमेंट इन अ क्लास। प्रिंट रिच इन्वायरमेंट क्या होता है, तो आप छोटे बच्चों के कक्षा में देखे होंगे कि उनके विद्यालय की कक्षा में दीवालों पर भी पेंटिंग्स बनी होती है, कार्टून्स बने होते हैं और कुछ इस प्रकार के इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि वो दीवालों पर लिखे हुए या फिर प्रिंट किए हुए कार्टून के माध्यम से भी सीख सकें। वहाँ पर देखेंगे ABCD थोड़ा स्टाइलिश फॉर्म में लिखा रहता है, उसके बाद से A फॉर एप्पल करके लिखा रहता है, कार्टून्स बने रहते हैं जो कि कुछ ना कुछ बच्चों को सीखने में और उत्सुकता को क्रिएट करने में मदद करते हैं। तो ये होता है प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। तो यहीं आपसे बोला जा रहा है कि इनमें से चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि प्रिंट रिच इन्वायरमेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखिए पहला दिया गया, इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू लर्न द लैंग्वेज इन मीनिंगफुल एंड फन फील्ड वे। तो ये हमने देखा कि ये बच्चों को सीखने में मदद करता है, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस वाला आपको जवाब देना है। दूसरा देखिए, स्टूडेंट्स आर एक्सपोज्ड टू मेनी फॉर्म्स ऑफ प्रिंट, यानी कि बच्चों को बहुत सारे प्रिंट्स एक तरीके से मिल जाते हैं, तो ये भी आपका सही था, पॉजिटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा।
तीसरा देखिए, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द रीडिंग स्किल यानी कि पठन कौशल को ये विकसित करता है। जाहिर सी बात है, जब बच्चा कुछ आकर्षित फॉर्म में लिखा हुआ देखेगा तो वो आकर्षित होगा उसकी तरफ और पढ़ने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से रीडिंग स्किल उसमें विकसित होगी। ये भी पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, स्टूडेंट आर इनकरेज्ड टू डू क्ले मोल्डिंग एज अ फ्री प्ले एक्टिविटी, यानी कि क्ले मतलब मिट्टी होता है और मोल्डिंग मतलब ढलाई, यानी कि मिट्टी को ढाल करके जिस प्रकार से खिलौने बनाए जाते हैं या फिर कुछ भी बनाया जाता है, तो उसको ये कहा जा रहा है कि फ्री प्ले एक्टिविटी के तौर पर जो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट होता है वो क्ले मोल्डिंग को इनकरेज करता है। तो ये आपका निगेटिव था, क्यों? क्योंकि ये प्रिंट रिच इन्वायरमेंट का उदाहरण नहीं है, ठीक है, ये मोल्डिंग का उदाहरण है, ढलाई का उदाहरण है, दूसरी एक्टिविटी है, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट नहीं है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में आपसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, द टर्म कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इन लैंग्वेज इज प्रपोज्ड बाई, यानी कि जो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट है वह निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तावित किया गया था ये शब्द। तो देखिए, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट जो था वो स्टीफन क्रैशन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अब इनका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसके बारे में मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में बार बार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट लैंग्वेज है, मदर टंग है, वो बच्चे एक्वायर करते हैं इन्वायरमेंट में संपर्क में आने की वजह से। जैसे बच्चे का जन्म जब परिवार में होता है तो सबसे पहले वो माता पिता के संपर्क में आते हैं, उसके बाद आस पड़ोस के लोगों के संपर्क में आते हैं, जिसकी वजह से अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए वो अपने माता पिता की लैंग्वेज जो मदर टंग है उसको अर्जित कर लेते हैं। उसे अंग्रेजी में एक्वेस्टिजन बोलते हैं, ठीक है। तो जो स्टीफन क्रैशन थे उन्होंने ये बताया कि सेकेंड लैंग्वेज जो है उसको भी एक्वायर किया जा सकता है, उसको भी फर्स्ट लैंग्वेज की तरह अर्जित किया जा सकता है, बशर्ते कि बच्चों को उस प्रकार का नेचुरल इन्वायरमेंट दे दिया जाए। आप लोग डायरेक्ट मेथड पढ़ते होंगे इंग्लिश पेडागोजी में, उसमें यही कॉन्सेप्ट था कि जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि सीबीएसई बोर्ड का जो बालक है वो अंग्रेजी बोलना जल्दी कैसे सीख जाता है बचपन में, उसको उस इन्वायरमेंट में ढाल दिया जाता है। जैसे कि उसके स्कूल में अंग्रेजी में ही सब लोग बात कर रहे होंगे, तो जैसे बचपन में आप अपने आस पड़ोस हिंदी बोलते हुए लोगों को सुना तो आपने हिंदी भाषा को अर्जित कर लिया। अब आपके इन्वायरमेंट में अगर सब लोग इंग्लिश में बात करें तो जाहिर सी बात है वो आपका इन्वायरमेंट बन गया और आप उसी अंग्रेजी को फर्स्ट लैंग्वेज यानी जो आपका मदर टंग था उसकी तरह एक्वायर कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। तो यही स्टीफन क्रैशन ने बताया था सिद्धांत में, और उन्होंने इसके संदर्भ में 5 हाइपोथेसिस दिए थे, जिसमें से पहला हाइपोथेसिस था द एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, दूसरा इनके द्वारा बताया गया था द मॉनिटर हाइपोथेसिस, तीसरा बताया गया था द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, चौथा बताया गया था द इनपुट हाइपोथेसिस। क्या था? द इनपुट हाइपोथेसिस। यही आपसे प्रश्न पूछा गया है कि ये जो इनपुट हाइपोथेसिस है ये शब्द किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, तो उत्तर क्या हो जाएगा? स्टीफन क्रैशन। और इसके बाद जो 5वां हाइपोथेसिस बताया गया था द अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? स्टीफन क्रैशन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था इन लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग, यानी भाषा पढ़ाना और सीखना, होल लैंग्वेज इज ए, यानी कि पूरी भाषा जो है वह क्या है, तो ये एक अप्रोच होता है, अप्रोच को हिंदी में दृष्टिकोण बोलते हैं, यानी कि ये होल लैंग्वेज जो है वो एक अप्रोच है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था स्कीमिंग इज रीडिंग अ टेक्स्ट टू, यानी कि स्कीमिंग को हिंदी में होता है बोलते हैं जल्दी जल्दी पढ़ना, जल्दी जल्दी इन द सेंस तेज तेज नहीं, बल्कि सरसरी निगाह से पढ़ना, कि आप एक तरीके से जो कॉन्टेक्स्ट है उसका थीम निकालना चाहते हैं। जैसे कि अनसीन पैसेज हम लोग देते हैं तो एक बार जल्दी से उसको सरसरी निगाह में पढ़ लेते हैं कि पूरा थीम क्या है उसके बारे में समझने के लिए। तो यहाँ पर स्कीमिंग का मतलब होता है सरसरी निगाह में पढ़ना, यानी जल्दी से पढ़ करके निकलना। तो यही पूछा जा रहा है कि स्कीमिंग इज रीडिंग और टेक्स्ट टू, यानी कि स्कीमिंग सरसरी निगाह से पढ़ना क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए गेट द जनरल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि जो टेक्स्ट है उसका एक सामान्य उसका सार क्या है ये जानना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है स्कीमिंग का। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था रीडिंग अलाउड टू स्टूडेंट्स हेल्प्स इन, यानी कि अलाउड का मतलब होता है तेज तेज, जोर जोर से, तो बोला जा रहा है कि जोर जोर से पढ़ना बच्चों के लिए किस प्रकार से हेल्पफुल हो सकता है। चौथा विकल्प से शुरू करते हैं, देखिए दिया गया है हेल्प्स द टीचर टू मेंटेन साइलेंस इन द क्लास। अभी बच्चे जब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे हैं तो क्लास में साइलेंस यानी कि शांति कहाँ मेंटेन हो पा रहा है, तो ये तो निगेटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए कॉम्प्रीहेंड द डिटेल ऑफ द टेक्स्ट, देखिए बच्चे जोर जोर से पढ़ रहे हैं, जब बच्चा जोर जोर से पढ़ता है तो उसका पूरा ध्यान उस शब्द को उच्चारित करने में, जोर से उच्चारित करने में होता है, तो थोड़ा सा जो उसका कॉन्टेक्स्ट है, उसकी जो कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ का जो समझ है
कॉम्प्रिहेंशन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि बच्चों का पूरा उस समय फोकस तेज तेज चिल्लाने पर होता है, उच्चारण करने पर होता है। आप प्राइमरी स्तर के बच्चों को देखेंगे तो कोई भी कविता पढ़ेंगे या फिर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 खूब तेज तेज पढ़ते हैं, तो वो उन सब चीज़ों को समझे नहीं होते हैं, वो उन चीज़ों को उसी फ्लो में रट लिए हैं और उसी फ्लो में बार बार बोलने की वजह से वो उनको याद हो गया है। ठीक है, तो ये तीसरा विकल्प देखिए क्या कहा जा रहा है, कॉम्प्रिहेंड द डिटेल्ड ऑफ टेक्स्ट, यानी समझने के संदर्भ में है, तो यहाँ पर समझ कम विकसित होगी। क्यों? क्योंकि पूरा जोर एक तरीके से प्रोनाउंसिएशन पर होगा, उच्चारण पर होगा। दूसरा विकल्प देखिए, हेल्प्स द टीचर टू डिमॉन्स्ट्रेट हर अथॉरिटी इन क्लास। डिमॉन्स्ट्रेट मतलब कि एक तरीके से बताने के संदर्भ में आया है। अथॉरिटी इन क्लास यानी टीचर का अथॉरिटी है क्लास में, ये बताने के संदर्भ में आया है। देखिए यहाँ पर बच्चे जो हैं वो तेज तेज बोल रहे हैं, तो अगर यहाँ पर टीचर की अथॉरिटी रहती तो बच्चों को मौका ही नहीं मिलता बोलने के संदर्भ में। ठीक है, तो ये आपका निगेटिव था। एक तरीके से लोकतांत्रिक कक्षा ना नहीं है ये सेंस ये दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर लोकतांत्रिक कक्षा नहीं होता तो फिर जो बच्चे हैं उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। ठीक है, निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1 देखिए, बिल्डिंग द लर्नर्स वोकैबुलरी एंड इन्हेंसिंग प्रोनाउंसिएशन। देखिए अब जब तेज तेज उच्चारित करेंगे तो जाहिर सी बात है उनका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा, उच्चारण करने की क्षमता इंप्रूव होगी और उनमें शब्दों का जो शब्दावली है उसकी संख्या बढ़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका पॉजिटिव था, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पियाजे थियरी ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट सजेस्ट्स दैट लैंग्वेज इज लर्न थ्रू। तो यहाँ पर देखिए चारों विकल्प में जब आप देखेंगे तो आपको 2 वर्ड दिख रहा होगा, एसिमिलेशन जिसे हिंदी में समावेशन कहते हैं और एकोमोडेशन जिसे हिंदी में समायोजन कहते हैं। ये दोनों टर्म जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको डीपली समझाना चाहूँगा। देखिए समावेशन जिसे एसिमिलेशन कहते हैं वो क्या होता है और एकोमोडेशन जिसे समायोजन कहते हैं वो क्या होता है। देखिए बच्चा जब भी कुछ नया चीज़ देखेगा या फिर सीखेगा तो उसमें एक तरीके से जो पहले से इन्फॉर्मेशन सेव है उसमें असंतुलन होगा। असंतुलन कहने का मतलब देखिए जीन पियाजे ने बताया कि बच्चों के माइंड में छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन के इस प्रकार से पैकेट्स होते हैं जिसे उन्होंने स्कीमा बोला था। अब ये पैकेट्स क्या हैं, सिंपली आप समझ सकते हैं कि फोल्डर्स, जिस प्रकार से आपके मोबाइल में गानों के लिए MP3 का अलग फोल्डर है, वीडियो का अलग फोल्डर है, इमेजेस का अलग फोल्डर है, कॉन्टैक्ट का अलग फोल्डर है, मतलब जितने तरह के फाइल हैं उतने तरह का फोल्डर होगा। उसी प्रकार से बच्चे इन्फॉर्मेशन को सेव करने से पहले सभी इन्फॉर्मेशन को कैटेगराइज करते हैं और कैटेगरी वाइज सबको अलग अलग इन्फॉर्मेशन को सेव करते हैं। तो जितने भी प्रकार के कैटेगरी में वो इन्फॉर्मेशन को बांटेगा उतना अलग अलग स्कीमा बन जाएगा। तो स्कीमा बेसिकली एक फोल्डर कह सकते हैं जिसमें इन्फॉर्मेशन जाकर के सेव होता है और एक ही प्रकार की कैटेगरी का इन्फॉर्मेशन सेव होता है। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि समावेशन। बच्चा अगर कोई नया इन्फॉर्मेशन देखा लेकिन पुराने इन्फॉर्मेशन में वो अंतर नहीं कर पाया, तो जाहिर सी बात है जब अंतर नहीं कर पाया होगा तो पहले से उसका स्कीमा एग्जिस्ट कर रहा होगा और उसमें जाकर के इन्फॉर्मेशन को सेव कर देगा। यानी कि नए इन्फॉर्मेशन को धारण करने से पहले पुराने इन्फॉर्मेशन या फिर स्कीमा में बिना परिवर्तन किए उस इन्फॉर्मेशन को स्वीकार कर लेना ही एसिमिलेशन या फिर समावेशन कहलाता है। लेकिन एकोमोडेशन का मतलब ये होता है कि देखिए अब नया इन्फॉर्मेशन मान लीजिए उसने देखा और वो अंतर कर पाया पुराने इन्फॉर्मेशन, तो जाहिर सी बात है कि जब पुराने स्कीमा और इन्फॉर्मेशन में से अंतर है तो वो उस स्कीमा में उसे सेव नहीं करेगा बल्कि नया स्कीमा बना सकता है या फिर पुराने इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में कुछ चेंज कर सकता है। यानी कि जब इंफॉर्मेशन को सेव करने से पहले पुरानी इंफॉर्मेशन में कुछ बदलाव करना पड़े या फिर नया स्कीमा बनाना पड़े तो वो होता है एकोमोडेशन यानी कि समायोजन। दोनों कंडीशंस बच्चों को लैंग्वेज सीखने में ही मदद कर रही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। अगला प्रश्न पूछा गया था, इन अ लैंग्वेज क्लासरूम यानी कि भाषा की एक कक्षा में टीचर फैसिलिटेट्स एंड मोटिवेट्स चिल्ड्रन टुवर्ड ट्रांसफर ऑफ कॉन्सेप्ट एंड स्किल्स फ्रॉम होम लैंग्वेज टू लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एट स्कूल, दिस स्ट्रेटजी इज नोन एज। यानी कि एक भाषा की कक्षा में एक शिक्षक जो है वो बच्चों को मोटिवेट कर रहा है और साथ ही साथ ये सुविधा दे रहा है कि जो टारगेट लैंग्वेज है यानी स्कूल में जो इंस्ट्रक्शन देने वाला जो लैंग्वेज है उसको सीखने के लिए जो बच्चों के घर का लैंग्वेज था यानी जो मदर टंग था उसके स्किल्स को और उसके कॉन्सेप्ट को ट्रांसफ़र करने के संदर्भ में, यानी जो मदर टंग बच्चे ने सीखा है उसका हेल्प लेकर के उसको सेकंड लैंग्वेज यानी स्कूल की भाषा सिखाई जा रही है। तो ये स्ट्रेटेजी क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरू करते हैं। देखिए कहा जा रहा है इंटरफियर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन टारगेट लैंग्वेज। ये विकल्प निगेटिव है। क्यों?
क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि जब आपको अंग्रेजी पढ़ाया जाता है तो आपको जिस शब्द का हिंदी अर्थ नहीं पता होता है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके अध्यापक बताते हैं, तो ये आपकी मदद करता है उस पर्टिकुलर शब्द को आपकी मातृभाषा में क्या कहा जाता है। जब आप जान जाते हैं तो वो पूरे कॉन्टेक्स्ट को यानी पूरे संदर्भ को समझने में आपको मदद मिलती है। और ये विकल्प क्या कह रहा है कि हस्तक्षेप करता है यानी कि टारगेट लैंग्वेज सीखने में, तो ये तो निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, कहा जा रहा है हिंडर्स। हिंडर्स मतलब होता है बाधा पहुंचाना, हिंडर्स लर्निंग ऑफ टारगेट लैंग्वेज, तो ये भी चौथे विकल्प की तरह ही है कि टारगेट लैंग्वेज सीखने में वो बाधा उत्पन्न करेगा, ये भी आपका गलत है। पहला देखिए कंफ्यूज द स्टूडेंट्स, कंफ्यूज कभी भी नहीं करेगा बल्कि उसकी मदद करेगा, ठीक है, क्योंकि जब आप जिस शब्द को नहीं जान रहे हैं अंग्रेजी में, जब आपको हिंदी में उसका अर्थ पता चल गया यानी आपके संज्ञान में आ गया, तो आप कंफ्यूज कहाँ हुए, आपको तो अर्थ ज्ञान हो गया, बोध हो गया, तो ये विकल्प निगेटिव था। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, प्रमोट्स लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि भाषा अधिगम को ये प्रमोट करेगा यानी उसको और मदद करेगा इस भाषा को सीखने में, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 फोकसेज ऑन, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इनमें से किस पर फोकस करती है। तो उनके द्वारा प्रारंभिक साक्षरता के बारे में बात की गई थी NEP में, तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर स्टोरी टेलिंग एज पेडागोजिकल टूल, यानी कि पेडागोजिकल टूल के तौर पर जो कहानी कथन है इनमें से कौन सा उसके संदर्भ में सही नहीं है। चौथे विकल्प से शुरू करेंगे, देखिए, इट हेल्प्स टू इन्हेंस द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, यानी कि कहानी जो है वो बच्चों में इमेजिनेशन कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। कैसे, देखिए, बच्चों को जब आप कहानी सुनाते हैं कि एक राजा था, एक रानी थी, राजा बहुत शूरवीर था, वो शिकार करने जाता था घोड़े पर बैठ करके, तो वो कुछ मूर्त उसके सामने नहीं हो रहा है, लेकिन वो इमेजिनेशन करने लगता है कि हाँ राजा कुछ इस प्रकार होगा, वो घोड़े पर बैठ करके जा रहा होगा, अचानक से शेर आ गया होगा जंगल में, तो ये सभी क्या है, इमेजिनेशन है, यानी कि वो इमेजिनेशन की शक्ति उसमें विकसित हो रही है। और साथ ही साथ क्रिएटिविटी क्या है, वो खुद से भी कल्पना करने लगता है कि घोड़ा कुछ इस प्रकार होगा, हाथी या फिर शेर आगे जब आया होगा तो कुछ इस प्रकार की कंडीशंस बने होंगे, तो ये क्या है, नया सोच अपने अंदर विकसित करना, तो ये भी उसके अंदर विकसित करने में मदद मिलती है, तो ये तो पॉजिटिव है। जबकि विकल्प में आपसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा, ठीक है। तीसरा देखिए, इट हेल्प्स इन इंटीग्रेटिंग स्टोरीज इनटू करिकुलम एट ऑल लेवल्स, यानी कि जो कहानी है वो बच्चों को उनके करिकुलम के ऑल लेवल्स पर इंटीग्रेट करने में मदद करती है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव सेंस में है। दूसरा देखिए, इट हेल्प्स टू एक्सप्लोर रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री, तो ये भी बिल्कुल सही है। देखिए, नानी के द्वारा और दादी के द्वारा जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं वो रीजनल और कल्चरल डाइवर्सिटी लिए हुए होती है, क्योंकि उनके क्षेत्र विशेष में जो कुछ भी घटा होगा उसके संदर्भ में वो कहानी जोड़ करके बताती हैं नानी और दादी, ठीक है। तो ये क्या है, ये कंट्री के कल्चरल डाइवर्सिटी को एक तरीके से एक्सप्लोर करना है और रीजनल डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर कर रहा है, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इट हेल्प्स टू मेमोराइज द मोरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि ये कहा जा रहा है कि यह बच्चों को कहानी का जो मोरल है, ठीक है, जो मोरल है उसे याद करने में मदद करता है। अब देखिए, कहानी बच्चे को याद नहीं करना है, रटना, याद करना, मेमोराइज करना, इस प्रकार के शब्द NCF के द्वारा निषेध किए गए हैं, निगेटिव सेंस में माने जाते हैं, इस वजह से चूंकि आपसे नॉट ट्रू पूछा गया था, यही एक विकल्प है जो कि सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इंटीग्रेशन ऑफ टॉय बेस्ड पेडागोजी इन लैंग्वेज लर्निंग कैन बी डन थ्रू, यानी कि जो इंटीग्रेशन है टॉय बेस्ड पेडागोजी का, उसको लैंग्वेज सीखने में किस प्रकार से इंटीग्रेट किया जा सकता है, उसका किस प्रकार से मदद लिया जा सकता है, इस सेंस में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जिसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हों और जिसमें बच्चे की रुचि हो वो आपका विकल्प सही होगा। पहला देखिए, रोल प्ले यूजिंग टॉयज, यानी कि रोल प्ले करने का मतलब क्या है, अभिनय करने के संदर्भ में है, खिलौनों को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए, रोल प्ले यूजिंग टॉयज, यानी कि जो खिलौने हैं उनसे रोल प्ले कराने की बात की जा रही है। जैसे आप लोग कठपुतलियों का नाच देखते होंगे तो उसमें क्या है, खिलौने ही तो हैं, वो कठपुतली जो है वो खिलौना ही है, तो उस खिलौने से रोल प्ले कराया जाता है। तो यहाँ पर बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, अब इसमें बच्चे का कोई रोल नहीं है, वो खिलौना वो रोल को प्ले कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका निगेटिव हो गया, उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, सेटिंग अप टॉयज कॉर्नर इन द क्लासरूम, यानी कि जिस प्रकार से कक्षा में लर्निंग कॉर्नर होता है उसी प्रकार से टॉय कॉर्नर की बात की जा रही है, तो ये एक तरीके से पॉजिटिव नहीं है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा।
तीसरा देखिए, यूजिंग टॉयज टू टीच मोरल वैल्यूज। अब देखिए बच्चे केवल खिलौनों को देख करके मोरल वैल्यूज से कैसे कोरिलेट कर पाएंगे, ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ड्राइंग द फेवरेट टॉयज। अब बच्चे जब ड्राइंग बना रहे होंगे और फेवरेट जब होगा तो जाहिर सी बात है उसमें वो रुचि ले रहे होंगे, और जब रुचि लेंगे तो उत्सुकता जन्म लेगी, और उत्सुकता की वजह से वह इंटरनली मोटिवेट होंगे लैंग्वेज को सीखने के संदर्भ में, और इस प्रकार से जो टॉय बेस्ड पेडागोजी है उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है लैंग्वेज को सीखने के संदर्भ में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका पॉजिटिव था, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल असेसमेंट एक्टिविटी ऑफ असेसिंग लर्नर्स लिसनिंग स्किल। यानी कि श्रवण कौशल का मूल्यांकन करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही विकल्प है जो बच्चों के श्रवण कौशल का सही से मूल्यांकन कर पाएगा। तो यहाँ पर पहला विकल्प से शुरुआत करते हैं। देखिए दिया गया है, इन एक्टिंग अ कैरेक्टर इन अ रोल प्ले। अब बच्चा कोई रोल प्ले कर रहा है, कोई नाटक कर रहा है, तो क्या इसमें उस श्रवण कौशल का विकास किया जा सकता है? नहीं। इसमें हो सकता है कि वो उसे स्क्रिप्ट मिला हो और स्क्रिप्ट को पढ़ करके वो रोल प्ले कर रहा हो, तो वो इसमें पठन कौशल को विकसित तो किया जा सकता है, लेकिन श्रवण कौशल को विकसित नहीं किया जा सकता। तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, डिस्क्राइबिंग अ मार्केट प्लेस। मान लीजिए बच्चा मार्केट में कहीं गया और आप कक्षा में बोल रहे हैं कि इसको डिस्क्राइब करो कि तुमने मार्केट में क्या क्या देखा। तो ये उसका दृश्यकरण था कि वो जो चीज़ देखा था उसने उसको उसी प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो इसमें एक तरीके से बच्चों के वाचन कौशल और दृश्यकरण कौशल को तो विकसित किया जा सकता है, लेकिन चूंकि आपसे लिसनिंग कौशल की बात की गई थी, श्रवण कौशल की बात की गई थी, तो इसमें कहीं भी श्रवण कौशल विकसित नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, रीडिंग अ न्यूज़पेपर इन मॉर्निंग असेंबली। तो ये कहा जा रहा है कि न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर पठन कौशल विकसित किया जाएगा, जबकि प्रश्न में आपसे श्रवण कौशल की बात की गई थी, तो ये भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, रीटेलिंग द स्टोरी नैरेटेड बाय द टीचर। यानी कि टीचर के द्वारा पहले एक कहानी सुनाया गया और अब बच्चा उसको अपनी भाषा में फिर से, देखिए रीटेलिंग लिखा गया ना, अपनी भाषा में फिर से उस कहानी को सुना रहा है। अब देखिए बच्चा कहानी को फिर से कैसे सुना पाएगा अपनी भाषा में, जब कहानी को ध्यानपूर्वक उसने सुना होगा। तो सुन करके अपनी भाषा में सुनाने के संदर्भ में ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। तो इसमें सुनने की बात की गई है, इस वजह से लिसनिंग कौशल को यहाँ पर विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। दोस्तों हम लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, अ टीचर यूजेज मेन्यू कार्ड इन अ लैंग्वेज टास्क। दिस मेन्यू कार्ड, यानी कि जो खाने का मेन्यू होता है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर जो मेन्यू होता है वो पूछा जा रहा है कि लैंग्वेज को सीखने के लिए किस प्रकार से मदद करेगा या फिर क्या करेगा, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, मेन्यू कार्ड। तो यहाँ पर देखिए जो मेन्यू कार्ड होता है उसमें जो खाने के रेसिपीज़ लिखे रहते हैं और प्राइस लिखे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में उस पर्टिकुलर खाने की वस्तु को क्या कहा जाता है वो मेंशन किया गया रहता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग हिंदी भाषी राज्य से संबंधित हैं, तो यहाँ पर खाने के जो मेन्यूज हैं जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, तो यहाँ हिंदी लैंग्वेज में उस पर्टिकुलर खाने की वस्तु को क्या कहा जा रहा है वो उसमें मेंशन होगा। और जब आप साउथ में कहीं जा रहे होंगे तो साउथ इंडिया में अगर पर्टिकुलर कोई खाने की वस्तु है तो वहाँ के लैंग्वेज में उस पर्टिकुलर खाने की वस्तु को क्या कहा जाता है उसको उस रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड में मेंशन होगा। यानी कि पर्टिकुलर लैंग्वेज में किसी वस्तु को क्या कहा जाता है वो इंडिकेट करता है मेन्यू कार्ड। ठीक है, तो ये एक ऑथेंटिक मटेरियल हो गया लैंग्वेज पेडागोजी का। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, ऑथेंटिक क्यों हो रहा है, क्योंकि पर्टिकुलर लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं वो वहाँ पर मेंशन होता है। ठीक है, तो जैसे आप साउथ इंडिया में हैं तो अब वहाँ पर यूपी वाला भाषा नहीं लिखा रहेगा कि ये खाने की चीज़ है, बल्कि वहाँ के लैंग्वेज में उसको क्या कहा जाता है वो होगा। अगर आप यूपी में खा रहे हैं तो साउथ इंडिया वाला लैंग्वेज यूपी में नहीं लिखा रहेगा, बल्कि यूपी वाले लैंग्वेज में यहाँ पर मेन्यू कार्ड में मेंशन होगा। तो ये क्या चीज़ है, ऑथेंटिक है। यानी कि जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं या फिर जिस संदर्भ में आप रह रहे हैं उस संदर्भ में उस लैंग्वेज में पर्टिकुलर उस खाने की वस्तु को क्या कहा जाता है, तो ये ऑथेंटिक मटेरियल हो गया। ठीक है, किसके लिए, लैंग्वेज पेडागोजी के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।